सो व्हाट इज़ अप गाइस। सो गाइस वेलकम है आपका हमारे चैनल के अंदर। तो यार लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ था, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। तो यार आपके कमेंट के बाद अब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो भी मेरे को मेल आई थी न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन से कि मेरा वीज़ा क्यों एग्जैक्टली क्या रीज़न उन्होंने दिया कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। जो भी मेरे को मेल आई थी यार वो मैं आपको लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और आपको बताने वाला हूँ कि मेरा क्यों वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ था। तो यार सारा कुछ यार डिस्क्लोज कर देंगे। आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे किसी ने भी इतना डिस्क्लोज किया होगा आज तक अपने रिफ्यूज़ल को। देखो आ जाता है तो फिर सारे शो कर देते हैं, बट अपना रिफ्यूज़ल को किसी ने आई डोंट थिंक सो कि डिस्क्लोज किया होगा, जो कि आज मैं करने वाला हूँ। तो यार सपोर्ट करना यार बस भाई को, और क्या। देखो इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करना, और यार वीडियो आती रहेंगी, आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या आप करें जिससे आपका वीज़ाज आ सकते हैं, और जो गलती मैंने करी वो गलती आप ना करें। सारा कुछ बताते हैं। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं अभी खोल लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा जौन सी मेरे को यार मेल आई थी इमिग्रेशन से। तो इसको अब लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से जौन सी मेल आई है, सबसे ऊपर एप्लीकेशन और क्लाइंट नंबर। जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन और एक क्लाइंट नंबर दिया जाता है, तो ये वही है। उसके बाद भाई किस डेट पे मेरा ये मेल मेरे को आई है, 30 मई 2024 को मेरे को ये मेल रिसीव हुई थी। पता नहीं कैसा दिन था जिस दिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। खैर अब कोई फ़ायदा नहीं इस सारी चीज़ों को सोच के। नीचे फिर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, ये सब मैं ब्लर कर दूंगा फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद किया और बिस्मन सिंह मेरा नाम है एक्चुअली। नीचे अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर अ स्टडी वीज़ा फॉर एप्लीकेंट बिस्मन सिंह, ये भी मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। अब मेन जो सा कंटेंट रीड करते हैं। स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन डिक्लाइंड। तो यार देखो ये जैसे ही मेरे को मेल आई थी वो सब तो ठीक है, ये जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा फ़ील हुआ था, क्योंकि एक तो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी रिफ्यूज था, न्यूजीलैंड से काफ़ी उम्मीदें थी, और ये लाइन पढ़ते ही स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन डिक्लाइन पढ़ते ही जोन सा भाई ज़मीन निकल गई थी पैरों के नीचे से। मैं आपको बता नहीं सकता क्या फ़ील हुआ था उस टाइम पे। तो बड़ी ख़तरनाक लाइन थी। चलो आगे रीड करते हैं। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन फॉर अ स्टडी वीज़ा विच वाज रिसीव्ड ऑन 8 मई 2024। तो मैंने 8 मई 2024 को जो सी अपनी फ़ाइल लगाई थी, और 30 मई 2024 विद इन अ मंथ और विद इन अ 20 डेज़ जो सा 21 डेज़ के अंदर मेरा रिज़ल्ट जो सा है वो आ गया था। रिज़ल्ट जैसा भी आया, बट आ तो गया ही था, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। योर स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन डिक्लाइंड एज यू डू नॉट मीट द इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस। तो यार इनके अकॉर्डिंग जो सा मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है बिकॉज मैंने इमिग्रेशन की इंस्ट्रक्शंस जो सी हैं वो फॉलो नहीं करी थी। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, पता नहीं मैंने क्या नहीं किया था, बट इन्होंने ऐसा लिख के भेजा है। आगे पढ़ते हैं एक बार। आई एक्नॉलेज दिस इज़ नॉट द आउटकम यू वुड लाइक। ऑफ कोर्स ही बात है। तो इन्होंने भी कहा है कि हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है बिकॉज आपने जो सी है इमिग्रेशन की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी थी। पता नहीं क्यों नहीं करी थी, वैसे तो सब कुछ किया था अपनी तरफ से, बट ठीक है इन्होंने जो रीज़न दिया है। उसके बाद ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है हम भी मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई हैव मेड माई डिसीज़न बिकॉज, इन्होंने मेन रीज़न यहाँ पे दिया है फंड्स। जी हाँ गाइज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है फंड्स, अनेबल टू डिटरमाइन जेन्युइन सोर्स ऑफ अवेलेबल फंड्स। तो यार ये जौन सा इन्होंने रीज़न दिया है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। इन्होंने कहा है जौन सा है इनको, जौन से मैंने फ़ंड्स शो करे थे मेरे बैंक अकाउंट, मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर, वो इनको लगा कि जेन्युइन सोर्स ऑफ अवेलेबल फंड्स नहीं है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि मेरे फंड्स जौन से पूरे नहीं थे, इन्होंने लिखा कि जौन से मेरे फंड्स थे वो जेन्युइन सोर्स ऑफ अवेलेबल फंड्स नहीं थे। तो इससे इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने फंड्स शो करे कैसे थे और कितने करे थे। मेन बात तो यार देखो, मैंने जो उनसे अपने फंड शो करे थे, मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे खुद के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट के अंदर शो करे थे। मैंने कोई स्टडी लोन नहीं लिया था, ना मैंने कोई भी और कुछ शो किया था, ना एफडी वगैरह कुछ भी नहीं। सेविंग अकाउंट के अंदर मैंने अपने फंड्स रखे थे।
स्टडी वीज़ा स्टडी लोन जो सा यार वो मैंने अप्लाई ज़रूर किया था बट मेरे को मिला नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, जो कि मेरा स्टडी वीज़ा नहीं मिला था, स्टडी लोन नहीं मिला था। अगर स्टडी लोन मिलता है तो आपकी फ़ाइल जो सी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो और फंड्स वगैरह का कोई आपको ज़्यादा इशू ना पड़े तो यू मे ट्राई फॉर स्टूडेंट लोन, स्टडी लोन। और हमें मिला नहीं था, हमने अप्लाई किया था। और यार जो उनसे कई लोग सोचते हैं कि हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यार देखो आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए और कोई लोन नहीं लेना चाहिए, बट इफ़ यू गेट स्टडी लोन आपको यार डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर आपके पास फंड्स हैं तब भी आपको जो सा है स्टूडेंट लोन लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि मेरे केस में नहीं था, जिसके चक्कर में इन्होंने कहा कि जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है। अब भाई जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स कैसे होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यार देखो, अगर आपके सेविंग अकाउंट में आपको जो सी आपकी 1 साल की फ़ीस होती है वो, लिविंग एक्सपेंसेस जो कि एज़ पर 2025 मेरे को अभी पता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा बाद में देख के। उस टाइम पे जो से थे वो 10 लाख समथिंग जो से थे मेरे स्टडी की फ़ीस थी, मेरे जो सा कोर्स था। और 10 लाख समथिंग ही थे वो क्या कहते हैं जो से वहाँ पे लिविंग के फंड्स होते हैं वो। और तो मेरे को टोटल 21-22 लाख रुपए जो सा है 21 लाख रुपीज़ जो से है मेरे को शो करने थे, जो कि मैंने मोर देन इससे ज़्यादा ही मैंने अराउंड 24-25 लाख जो से थे सेविंग अकाउंट में शो करे थे। तो ऐसा नहीं कि मेरे फंड्स कम थे। और अगर आपको इनको जेन्युइन शो करना है, जो कि भाई इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि या तो आपके जो से फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में 6 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। जी हाँ गाइस, अगर आपके बैंक अकाउंट में 6 मंथ्स ओल्ड फंड्स हैं तो वो जेन्युइन माने जाते हैं, जो कि यार मेरे केस में थे। जी हाँ गाइस, मेरे केस में थे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्टेटमेंट भी शो कर दूंगा जो से मैंने अपने फंड्स मेंटेन रखे हुए थे। वो रखे हुए थे अक्टूबर 2023 से लेके एंड जब तक मेरा ये मेल नहीं आया था तब तक, मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उससे भी पहले मेरे 9-10 महीने जो से थे फंड्स जो से ओल्ड थे। उसके बाद भी यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इट माइट बी यार बिकॉज, अगर देखो मेरी इसके अंदर क्या सलाह रहेगी, आपके पास अगर पैसे हैं और अगर आपके पास उसका सोर्स नहीं है तो प्लीज़ गो फॉर स्टडी लोन। अगर आपको स्टडी लोन नहीं मिलता, जो कि मेरे को भी नहीं मिला था, उसके बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में 6 मंथ से ओल्ड फंड्स जो से स्टेबल है तो यू कैन अप्लाई। मैंने भी अप्लाई किया था बट यार मेरा रिफ्यूज़ल आ गया था। उसके बाद जो सी मैंने एजेंट से भी बात करी थी तो एजेंट ने कहा था कि हो सकता है कोई फ्लक्चुएशन वगैरह हुई हो अकाउंट में, जो कि इतनी नहीं हुई थी, 1-2 लाख रुपए की फ्लक्चुएशन। तो एजेंट ने हमें खुद कहा था कि थोड़ा बैंक रनिंग रहेगा तो एक लगेगा कि हाँ जेन्युइन सोर्स है। और अगर यार देखो सोर्स के ऊपर, फंड्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आगे रीड करते हैं एक बार, तो आप क्लियरली देख सकते हैं उन्होंने कहा कि जो सा है डेटरमाइन जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स। उनको जो से मेरे सोर्स ऑफ फंड्स था वो उनको जेन्युइन नहीं लगा। तो यार देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेरे फंड्स कम नहीं थे, मेरे फंड्स का जो सा उनको सोर्स है वो जेन्युइन नहीं लगा। इवन मेरे जो से फंड्स थे वो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड थे, मेरे 9-10 महीने ओल्ड फंड्स थे, तब भी उनको जेन्युइन नहीं लगा। इट मे बी पॉसिबल कि उन्होंने उससे पहले के अकाउंट्स भी चेक कर लिए, क्योंकि देखो उनके पास एक्सेस होता है। वो कहते 6 महीने, अगर वो चाहें तो वो एक साल पहले के भी फंड्स चेक कर सकते हैं। अगर 1 साल पहले आपके अकाउंट खाली हैं और एकदम आपने लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर दी तो भी दिक्कत आ सकती है। अब एक बार आगे रीड कर लेता हूँ मैं। एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीज़ा मस्ट मीट द फंड्स और स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट एज पर इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस। तो उन्होंने यही कहा है कि जो से स्टडी वीज़ा के लिए फ़ंड्स होते हैं वो जो से इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस के अंडर आने चाहिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 6 मंथ्स ओल्ड, या फिर आपने कोई एफडी कर रखी है, एफडी भी आपकी ओल्ड होनी चाहिए, या फिर कोई स्टडी लोन ले रखा है। उसके बाद यू हैव, तो ये सारी चीज़ें अब देख लो, मैं आपके सामने मैंने सारा कुछ खोला हुआ है, आप खुद भी चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट टू बी ग्रांटेड अ स्टडी वीज़ा एज पर इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस। तो भाई उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो आपने फ़ंड शो करे थे वो हमें नहीं लगता कि हम सेटिस्फाई नहीं है। आपने जो भी सोर्स ऑफ फंड्स शो करे थे इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई नहीं है। जो मैंने अपने अकाउंट में फ़ंड शो करे थे उन्हें लगा कि मेरे फंड्स जो से हैं वो जेन्युइन नहीं है, इवन 6 महीने पुराने हैं, बट तब भी उनको लगा कि जेन्युइन नहीं है। देखो यार इस केस के अंदर ना थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाता है। मेरे 6 महीने पुराने थे,
मे बी उन्होंने उससे पहले के फंड्स चेक कर लिए और उनको दिखा हो कि हाँ पहले अकाउंट खाली था, एकदम से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन आ गई, कहाँ से आई, क्यों आई। इवन अगर इतने 6 महीने से ज़्यादा पुराने होते हैं तो वो ये सारे क्वेश्चंस नहीं करते, बट मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि इससे पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि इसको और अच्छे से चेक किया जाए और उन्होंने चेक किए पीछे के फंड्स, और हो सकता है उनको पीछे के अकाउंट में जो सा सोर्स ऑफ फंड्स नहीं दिखे होंगे। क्योंकि यार देखो, कोई भी जो सा अपने सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रखता, इवन किसी के पास पैसे हों तब भी वो अपने अकाउंट में तो नहीं रखता। या तो उसने कहीं प्रॉपर्टी में डाले होते हैं, गोल्ड में डाले होते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट किए होते हैं, शेयर्स स्टॉक्स, कोई भी अपने अकाउंट में नहीं रखता। तो अगर आप एकदम से अकाउंट में लाखों रुपए डाल देंगे, आपके पहले हज़ारों रुपए हैं उसके बाद लाखों रुपए हो जाएंगे, तो एक सस्पिशियस हो जाता है। तो वही मेरे केस में हुआ, और एकदम से उनको दिखा कि हाँ अगस्त सितंबर में एकदम से लाखों रुपए आ गए, एकदम 20 25 30 लाख रुपए आ गए अकाउंट में। और हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को चेक किया हो, और दैट्स वाई जो सा है मेरा उन्होंने स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया हो। आगे एक बार पढ़ लेते हैं। आई हैव कंसिडर इफ़ रिक्वायर्ड अ बॉन्ड और ग्रांटिंग लिमिटेड वीज़ा वुड लेसन आर कंसर्न इफ़ देर। इसको आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने मेन आपको बता दिया, एक पेज और है उसके अंदर भी देख लेते हैं। रिक्वेस्टिंग रिकन्सिडरेशन, देयर इज़ नो राइट टू अपील और वो इसमें भी सिंपल लिखा है कि हमने जो डिसीजन दिया है वो हमारा फाइनल है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू नीड एनीथिंग हेल्प, तो मैंने आपको देख सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और सारा मैंने आपको पढ़ के बताया है कि क्या रीज़न दिया गया है जो मेरा इन्होंने स्टडी वीज़ा रिजेक्ट किया है। मेन रीज़न इन्होंने मेनली दिया है कि जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स नहीं लगे। तो अब मेरी आपको क्या एडवाइस रहेगी। देखो, मेरा हो गया जो हो गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जो हैं वो चले जाएं, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो, मेन अगर आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दो चीज़ें कंसर्न की जाती हैं जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आपके एकेडमिक्स, सेकंड आपके फंड्स। एकेडमिक्स लाइक आपकी 12th में कितने मार्क्स थे, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, किसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन थी, या किस फील्ड के अंदर आपकी 12th थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे का कोर्स लेंगे। और आपके अगर 60 मार्क्स होते हैं मिनिमम, कहीं पे कम भी होते हैं, बट अगर आपके 60% या फिर मोर हैं तो यू आर एलिजिबल। और उसके अलावा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप कोर्स वैसा चूज़ करिए जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड हो, साइंस फील्ड से हैं तो साइंस रिलेटेड कोर्स लीजिए, ये भी आपको एक हेल्पफुल रहता है। तो ये बात हो गई एकेडमिक्स की, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो डालूंगा, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे इस चैनल के ऊपर डिटेल के अंदर आपको सारा कुछ बताएंगे, आप टेंशन मत लो। और दूसरा आ गया आपका फंड्स। फंड्स के अंदर आपके लिविंग कॉस्ट, आपकी ट्यूशन फीस और फ्लाइट वगैरह वो छोटी मोटी बात है। मेन जो सा आपका होता है लिविंग एक्सपेंसेस और फीस। आपकी एक साल की फ़ीस जितनी भी हो, अगर न्यूजीलैंड की 10 लाख रुपए होती है, ऑस्ट्रेलिया के अगर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज पे जाएंगे 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए एक साल की हो जाती है। तो ये उसके अलावा आपके लिविंग एक्सपेंसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि 12-13 लाख रुपए है, और इंडियन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। और न्यूजीलैंड में 20,000 रुपये पर ईयर अगर आपका कोर्स 3 साल तक का है, तो इतने 20,000 ये और 20,000 आप फीस के मान लो, $40,000 न्यूजीलैंड के, जो कि अबाउट 18-20 लाख रुपए होते हैं, जो कि आपको शो करने होते हैं। अब भाई शो कैसे कर सकते हैं, शो करने का देखो तरीका है, जो मैंने तरीका फॉलो किया था कि अगर आप सेविंग अकाउंट में 6 महीने पुराने फंड्स रखते हैं तो आपको ठीक है चल जाएगा। उसके बाद भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, जैसे कि मेरा हो गया। उसके अलावा अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं, अगर आपकी कोई एफडी चल रही है पुरानी 5-6 महीने या फिर साल 2 साल पुरानी अगर एफडी चल रही है, आप वो शो कर सकते हैं। स्टडी लोन आप ले सकते हैं, स्टडी लोन शो कर सकते हैं। और देखो, मैं कहूँगा कि आप पर्सनल लोन ना लें, क्योंकि पर्सनल लोन लेके ना आपकी जो सी है फाइल थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इससे आपको दिखता है कि आपके पास फंड्स नहीं है और आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, और अगर आप 1 साल दे देंगे उसके बाद अगले साल आप दोबारा पर्सनल लोन तो लेंगे नहीं। इससे जो सा आपका थोड़ा जो सा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा वीक लगता है। स्टडी वीज़ा इज़ गुड बिकॉज स्टडी वीज़ा के अंदर आपकी पूरी स्टडी स्पॉन्सर होती है, तो उनको टेंशन नहीं रहती आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या बुरा है। बट अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और उसके अलावा अगर आपका कोई शेयर्स वगैरह के अंदर है, आप वो भी शो कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आप शो कर सकते हैं। तो कुछ रीज़न, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे शो करना होता है, और इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको बताया कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, मैंने आपको लाइन टू लाइन जो सा है पढ़ के बताया, आपको शो करा जो भी मेरे को रिफ्यूज़ल लेटर आया था। और आई होप कि आपके डाउट्स जो से हैं क्लियर हो गए होंगे कि
क्या गलती आपको नहीं करनी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। मिलते हैं आपको किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे उसको। तो मिलते हैं आपको किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।